नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं अंतिम बाजार और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर दोनों तरफ का ट्रेड देखने को मिल रहा है। आज पहले हाफ में तो बाजार कहीं ना कहीं कमजोरी दिखा रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में बाजार ना केवल 9600 के लेवल को भी सपोर्ट की तरह देख रहा है, बल्कि इसको पकाने की भी कोशिश कर रहा है। मैंने पकाने वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया दीपाली, क्योंकि इस समय ना बाजार के अंदर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो आपके पास है ना, उसी से ही प्रॉफिट कमाएं। ताज़ा खरीदारी के सौदों में जोखिम उतना ही है जितना मुनाफा इस समय भरा हुआ है। तो रिस्क रिवॉर्ड अभी थोड़ा सा बैलेंसिंग नेचर में नहीं है। हाँ, आपको कोई पॉकेट के अंदर इनसाइडर न्यूज़ है तो एक अलग बात है, नहीं है तो बाजार के रिदम के साथ जो ट्रेड करते हैं ना, उनके लिए तो यही है मौका। फिलहाल जो है उसी को ठीक करके अभी कामकाज करें। 4-5 बातें हमने जो बाजार की इंपॉर्टेंट हमने नोट की, उसमें 9600 की कॉल के अंदर शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ये वही बात है जो मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ कि बाजार के अंदर शॉर्ट कवरिंग ये इंडिकेट करती है कि थोड़ा सा भी डर कर संभल कर बाजार चल रहा है। उस तरह का उन्माद या तेज़ी नहीं है जो पिछले 2 दिन में हमने आती हुई देखी है। हालांकि विक्स अभी 7% की बढ़त के साथ है। ये विक्स जब जब बढ़ेगा तो बाजार में चिंता का कारण होता है, क्योंकि बढ़ना बाजार के लिए उल्टा होता है। तो ये बढ़ा हुआ है, ये दूसरी मेरी वजह है ये कहने के लिए कि जिसमें बाजार आपको थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना चाहिए। लेकिन आज सेक्टर स्पेसिफिक देख रहे हैं तो मॉनसून की खबर आई, उसने एफएमसीजी को चला दिया। इसके अलावा ज्वेल्स एंड ज्वेलरी की खबर चल रही है जीएसटी की वजह से कि शायद हो सकता है 3 तारीख को इनके हक में फैसला आ जाए, और फार्मा शेयरों में कुछ हद तक रिकवरी आती हुई दिखी है। कुछ चुनिंदा फार्मा स्टॉक से जो रिकवरी दिखा रहे हैं, पेन सन फार्मा में अभी भी बना हुआ है। बाकी कुछ और शेयर्स भी हैं फार्मा पॉकेट के जो कि कमजोर हैं। अर्निंग्स का इंपैक्ट साफ तौर पे आज भी मार्केट पर दिखा है। जहां पर अच्छे अर्निंग्स है वहां पर रिवॉर्ड मिला, और जहां पर खराब नंबर्स वहां पर एक पनिशमेंट। सबसे बड़े एग्जांपल सन फार्मा और टेक महिंद्रा। इस बीच एनटीपीसी के नंबर्स आए हैं, नंबर्स को देख लेते हैं और स्टॉक को भी देख लेते हैं। स्टॉक करीब आधा % नीचे 155 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। अनुमान था कि 2460 करोड़ का मुनाफा आ सकता है कंपनी का, लेकिन ये 2080 करोड़ आया है। 780 करोड़ के आसपास का वन टाइम लॉस भी हुआ है कंपनी को। हालांकि जो मार्जिन्स रहे हैं वो भी प्रोजेक्शन से कम रहे हैं। 26.5% के आसपास मार्जिन्स रहे हैं। अनुमान था कि 27.5% के आसपास मार्जिन्स आ सकते हैं। तो नंबर्स बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है। स्टॉक ऑलरेडी कमजोर भी थोड़ा कह सकते हैं। हाँ, कमजोर अर्निंग्स कह सकते हैं। आप जो वन टाइम एडजस्टमेंट बता रहे हैं ना 783 करोड़ की, अगर उसको भी एडजस्ट कर लिया जाए ना, तब भी मुनाफा उम्मीद के मुताबिक नहीं रहेगा, तब भी कमजोरी है। भले वन टाइम लॉस ही क्यों ना इसके अंदर, तब भी कमजोरी है। मार्जिन आप देखिए 31.25% से घटकर ये 26.5% के आसपास रहे हैं। तो मार्जिन फ्रंट पर भी एक डिसअपॉइंटमेंट है। यस, मार्जिन के फ्रंट पर भी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस बीच मेरे साथ 2-3 मेहमान जुड़ चुके हैं। आशीष केलकर हैं, साथ ही गौरव बिस्सा से हम बात करेंगे। अभी F&O के एनालिस्ट हैं वो, और आशीष महेश्वरी और दिलजीत कोहली, और साथ ही अनंत बजाज जो कि बजाज इलेक्ट्रिकल के नंबर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आप पहले तो आशीष एक बार जरा नंबर आप ये देखिए, अभी जो एनटीपीसी के नंबर्स आए हैं, नंबर्स प्राइमा फेसी जितने भी अब तक आए हैं उस हिसाब से कह सकते हैं कि थोड़े से कमज़ोर हैं, बाजार की उम्मीद के मुताबिक कमज़ोर हैं। ये एनटीपीसी का शेयर टूटने वाला है क्या? गुड आफ्टरनून। एनटीपीसी के अगर हम चार्ट्स देखते हैं तो इसने जो रिसेंट लो बनाया था इन द मंथ ऑफ मार्च, वो एग्जैक्टली 154 का है। तो जब तक ये 154 के ऊपर है तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस व्यू रहना चाहिए। अगर ये 154 के नीचे गिरता है तो अगला सपोर्ट जो सीधा चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 148 का। तो 154 के नीचे जाता है तो शॉर्ट करके चले, 148 का लक्ष्य दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एनटीपीसी पर व्यू रहा। लेकिन जैसे कि डिम्पी ने शो की शुरुआत में भी कहा कि एफएमसीजी ने एक अच्छी परफॉर्मेंस आज के सत्र में दिखाई है। स्पेशली अब दोनों दिग्गज स्टॉक्स को देख लीजिए, आईटीसी और एचयूएल दोनों ही इंट्राडे हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं, लाइफ टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं, और जो लीडरशिप इन्होंने ली है पिछले कुछ सेशंस में उसको अभी भी होल्ड कर रहे हैं। अगर टेक्निकली देखें गौरव, तो ये स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं लेवल्स पर भी? आईटीसी और एचयूएल दोनों पर आपके टारगेट्स क्या हैं? गुड आफ्टरनून। मेरे हिसाब से काफ़ी मोमेंटम आ चुका है, तो अभी फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर इसका जो इमीडिएट सपोर्ट देखते हैं, आईटीसी का 305 के करीब आ रहा है, तो वो भी एक काफ़ी सब्सटेंशियल निचले स्तरों पे है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बैठ रहा है। तो एक डिप आएगी तब आप लीवर या आईटीसी में एक पोजीशन बने, यहाँ पे फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, वैसे आज ज्वेलरी कंपनीज काफ़ी तेज़ है। मेरे प्रोड्यूसर ने एक लाइन लिखी है, क्यों भाग रहे हैं ज्वेलरी शेयर, कब तक रहेगी इसकी चमक, ये बात उन्होंने लिखी है। यही मेरा भी सवाल है। गौरव, आप शायद इसका जैसा ही जवाब दे पाएंगे। ये ज्वेलरी शेयर क्यों भाग रहे हैं? एक रीजनिंग तो शायद ये हो सकती है कि जो 3 तारीख को बैठक है जीएसटी को लेकर, क्योंकि यही एक हिस्सा रह गया जहाँ पे जीएसटी के दर तय होना बाकी है। सरकार के जितने भी बयान आए हैं कुछ हद तक मिक्स्ड हैं। अगर 5% हुआ, ये उस कैटेगरी के अंदर गिर गए तो ये खराब है। अगर सरकार ने इनको 5% से कैटेगरी के नीचे रखा तो शायद हो सकता है ये इनके लिए बेहतर भी हो जाए।
ये शेयर 15% पीसी ज्वेलर्स ऐसे नहीं चल सकता। ये इंस्टीट्यूशनल्स का काम है, इन्फॉर्म्ड पार्टी का काम है। एक बार आप बताएंगे कि आप चार्ट में क्या देख रहे हैं, क्योंकि पीसी ज्वेलर्स F&O का शेयर भी है। जिसमें काफ़ी अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनी है पिछले 3 या 4 दिनों से। जब इसके नतीजे आए थे उसके बाद में इसमें अच्छे से लॉन्ग पोजीशंस बन रहे हैं। जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस था 460 का, उसने पार किया और काफ़ी अग्रेसिव वहाँ से लॉन्ग पोजीशंस बने हैं। यहाँ पे एक और ब्रेकआउट दे चुका है 510-520 के ऊपर। तो अगर ये सस्टेन करता है 520 के, तो 510 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 545 से 550 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा लेट इट सस्टेन 520। ठीक है, जब जीएसटी की बात हुई है ना, उससे जुड़ी एक और कंपनी भी है, वो है ग्रीन प्लाई। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है, हालांकि ये कुछ एक लिस्टेड कंपनी, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है, बड़ा बेनिफिशियरी इनको बताया जा रहा है। इसके नंबर्स आए हैं, इसका मुनाफा ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, कुछ खास बदला नहीं है, और इसका रेवेन्यू फ्रंट पे भी कुछ खास बदला नहीं है। लेकिन ये शेयर थोड़ा टूट गया और ये करीब 2.5% भी नीचे है। आशीष, जो नंबर्स इस बार आए हैं ना, वो बिल्कुल फ्लैट ही हैं, किसी तरह की कोई ग्रोथ हमको नहीं दिखी है। आपके रिकमेंडेशन क्या है ग्रीन प्लाई पे? ग्रीन प्लाई का अगर हम चार्ट देखते हैं तो पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में ये बहुत ही कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो कंसोलिडेशन जोन का लोअर लेवल है वो है करीबन 273 का, और ऊपर का अगर हम देखते हैं तो वो है 298 का। तो जब तक इस दायरे में ये स्टॉक घूमता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई ज्यादा अच्छा मोमेंटम दिखाई नहीं देगा। तो रिकमेंडेशन ये रहेगा कि फिलहाल इस स्टॉक को अवॉइड करें जी। लेकिन एक तो बात फॉर श्योर है डिम्पी कि आज के सेशन में फार्मा स्टॉक्स का बिहेवियर कंफ्यूज जरूर करेगा ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स चल रहे हैं, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स नीचे हैं। अब आप डीवीज, लैब, वॉकहार्ड, सिप्ला को देख लीजिए, इंट्राडे हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। अर्निंग्स को इनके भी बहुत बेहतर नहीं आए हैं, लेकिन स्टॉक्स चल रहे हैं। वहीं अगर आप देखिए सन फार्मा और अरबिंदो फार्मा को, तो ये स्टॉक्स कमजोर हैं। तो बड़ा मुश्किल है इस वक्त फार्मा में कोई भी ट्रेड पिक करना। सुबह इनफैक्ट जिन भी एक्सपर्ट से आप थे भी शो में मौजूद, कोई लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए हामी भर नहीं रहा था। अभी भी शायद नहीं भरेगा, लेकिन हमारी कोशिश जरूर होगी कि हम एक प्रयास करके ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस समय फार्मा के अंदर एक्चुअली करना क्या है। फार्मा के अंदर क्या वैल्यूएशन एक ऐसा एकमात्र ट्रिगर हो सकता है जो इन कंपनीज की तरफ अट्रैक्शन दिखाए, जहां पे इन्वेस्टर्स आ जाए। ये जरूर हमारी समझने की कोशिश होगी, पर्टिकुलरली फार्मा के अंदर। क्योंकि अगर आप ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे ना दीपाली, तो वो तो सब ब्लीक है, सब जगह खराब दिख रहा है। और इनफैक्ट सुबह वीके शर्मा भी मौजूद थे, वो भी बात कह रहे थे कि उन छोटी फार्मा कंपनियों को पिक कर सकते हैं जिनका यूएस के मुकाबले यूरोप या फिर यूके में एक्सपोजर ज्यादा हुआ। उन्होंने नाम नहीं बताया। हाँ। आशीष महेश्वरी कुछ ही देर में मौजूद होंगे, तो उनसे जानेंगे, शायद वो हेल्प कर दें। इनफैक्ट आशीष हैं भी। आशीष, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। अभी हम फार्मा शेयर्स की बात करते हैं, सन फार्मा पर आप एक कॉमेंट लेंगे हम, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि अभी कोई इन्वेस्टमेंट कन्विक्शन आपका है क्या? कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ सुबह मौजूद थे, वो कहते हैं कि उन छोटी फार्मा कंपनियों को आप देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, जिनका यूरोप में या फिर यूके में एक्सपोजर ज्यादा हुआ। हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया। आपके पास कुछ ऐसे नेम्स हैं क्या? ओवरऑल तो फार्मा इंडाइसेस ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। यदि आप पिछले 1 महीना देखें या 3 महीना देखें, जब मार्केट में 10% की तेज़ी आई है, ये 10% का इसने डाउनफॉल दिया है। इनफैक्ट पिछले 3 महीने का यदि निफ्टी जो फार्मा इंडाइसेस है वो करीब 12% डाउन है। तो एक ओवरऑल सेक्टर के लिए जो आउटलुक है वो निगेटिव बना हुआ है, और मुझे नहीं लगता कोई बहुत शॉर्ट टर्म में वो सब फॉर्च्यून उसके रिवाइव भी होंगे, क्योंकि जो सन फार्मा के जैसे नतीजे आए या ल्यूपिन की जो सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, तो अभी नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग आइडियाज़ है यहाँ पे। जैसे फिर भी एक दो काउंटर कॉल आपको लेना हो, तो जैसे केडिला के नंबर्स अच्छे आए हैं जो उम्मीद से बेहतर रहे हैं, या डिशमैन फार्मा से भी काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो इन थोड़े स्टॉक्स में यदि किसी को बैट लेना है, तो मेरा मानना है कि फ्रंटलाइनर को छोड़कर थोड़ा सा इन स्टॉक्स का केडिला या डिशमैन की तरफ फिर भी बैट किया जा सकता है। बट ओवरऑल सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है, और अगले 3-6 महीने मेरा मानना है अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगा। ठीक है, अगले 3-4 महीनों में अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा जारी रह सकता है। ये अभी की एक और राय हमको मिल चुकी है, लेकिन हमारी कोशिश ये भी जानने की है कि यहाँ पे वैल्यू कहाँ पे छुपी हुई है। सुमित, वैसे तो बाजार के अंदर जब भी तेजी आती है ना, तो यूजुअली हम डिफेंसिव प्ले की बात ही नहीं करते, लेकिन ये तो अब सुपर डिफेंसिव हो चुके हैं। ये तो इतने डिफेंसिव हैं कि इनको अर्निंग के लिहाज से तो अब छोड़ ही दीजिए, ये वैल्यूएशन के लिहाज से बड़े अच्छे शेयर लगने लग गए हैं। अभी आप वैल्यूएशन के तौर पर कुछ कंपनी बता पाएंगे, या वैल्यूएशन आपने जज की है फार्मा की?
शुक्रिया डिम्पी। देखिए आज 52 वीक्स लो हिट किया फार्मा स्पेस ने, जबकि बाजार अपना नया ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है। 9 ऐसी फार्मा कंपनी है जिन्होंने आज अपना नया 52 हफ्ते का निचला स्तर छुआ। इसमें सभी दिग्गज कंपनियां, आप जिनका भी नाम ले लिए, सब के सब शामिल हैं। रादर इस पूरे सेक्टर में पिछले एक महीने में 15% तक की गिरावट भी देखी जा चुकी है। इसको आउट परफॉर्म करने वाले कई सारे ऐसे शेयर हैं जिन्होंने 15% ज़्यादा गिरावट दिखाई है इस महीने के दौरान। अब रही बात वैल्यूएशन की, तो अगर आप जिन भी रिपोर्ट्स को हमने रेफर किया है उन रिपोर्ट्स में हर वो चीज़ डिस्काउंट कर ली गई है जो इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। चाहे सन फार्मा के खराब नतीजे हों, चाहे कैडिला के प्लांट्स हों, वोखार्ड के प्लांट्स हों, डॉक्टर रेड्डी के प्लांट्स हों, लुपिन के साथ इनके खराब नतीजे हों, इन सब चीज़ों को डिस्काउंट करने के बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं उनको हमने आंकने की कोशिश की है। उनके लिहाज से देखा जाए तो सन फार्मा, जिसमें लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जो कि आज ही नंबर्स के बाद आई है, उसके लिहाज से करीब 18 के मल्टीपल पर सन फार्मा कामकाज कर रहा है, करीब 28 रुपए की ईपीएस के साथ। यानी कि इस खराब नतीजों में जहां 40-42 रुपए की ईपीएस होती थी सन फार्मा की, उसे डाउनग्रेड करने के बाद 27 रुपए की ईपीएस है और करीब 18 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। आमतौर पे अपने गुड टाइम्स में सन फार्मा 40 से 42 के मल्टीपल पे कामकाज करता था। इसके अलावा सिप्ला, लुपिन, औरोबिंदो फार्मा, ये वो 4 शेयर हैं जो कि 9 से लेके 19 के मल्टीपल के बीच में कामकाज कर रहे हैं। और इसके अलावा डिविस और डॉक्टर रेड्डीज 2 और ऐसे नाम हैं जो कि करीब 13 और 14 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहे हैं। डिम्पी, सभी फ्रंट लाइन शेयर अगर आप देखेंगे तो 9 से लेके 19 के मल्टीपल पे मैक्सिमम कामकाज करते हुए, जबकि अपने गुड टाइम में ये सभी वो शेयर हैं जो कि 30 से लेके 40 के मल्टीपल पे आमतौर पे कामकाज करते थे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो देखने को मिला है वो ये कि अगर आप मिड कैप फार्मा कंपनियों पर नजर डालेंगे तो नैटको फार्मा, अजंता फार्मा जैसी कंपनियां वो कंपनियां हैं जहां पे एक बड़ा रनअप भी आ चुका है और वैल्यूएशन भी महंगे हो चुके हैं। यानी कि फ्रंट लाइन शेयर जो हैं वो सस्ते दाम पर अवेलेबल हैं और मिड कैप शेयर जो हैं वो थोड़े महंगे दाम पर अवेलेबल है इस समय। तो मौजूदा सिनेरियो में हर रिपोर्ट को या फिर हर चीज को डिस्काउंट करने के बाद भी देखा जाए तो फ्रंट लाइन शेयर जो है वो सस्ते हैं और मिड कैप शेयर जो है वो थोड़े से महंगे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए, आपने ना हेडर पे ये लिखा था कि मौका या धोखा, तो मैं धोखा वर्ड को मिटा दूं, मौका है? अगर कोई भी लॉन्ग टर्म होराइजन लेकर चल रहा है और सभी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो को डिस्काउंट करने के बाद शेयर उठाना चाह रहा है तो ज़रूर मौका है। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म विजन को लेकर और किसी भी प्लांट की खबर या नतीजों की खबर से इन्फ्लुएंस होता है तो उसके लिए ज़रूर धोखा है। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया सुमित आपका ये रिसर्च देने के लिए। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें हैं डिम्पी। एक तो ये फैक्ट है कि डेफिनेटली वैल्यूएशंस वाइज ये स्टॉक अच्छे हो गए हैं, लेकिन एक एस्पेक्ट ये भी है कि ये स्टॉक्स भले ही इन लेवल से नीचे ना जाएं, लेकिन क्या ये अगले 6 महीने में इन लेवल से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ग्रोथ इश्यूज तो अभी हैं। और दूसरा, ये जो मिड कैप या फिर दूसरी मिड कैप फार्मा कंपनीज की बात की सुमित ने कि वैल्यूएशंस रिच है, इस वक्त मार्केट को देख के लग नहीं रहा कि वो वैल्यूएशंस को वैल्यू कर रहा है, वो ग्रोथ को वैल्यू कर रहा है। तो ये बात भी आपके काफी हद तक ठीक इसलिए भी लग रही है क्योंकि अगर आप इंस्टीट्यूशंस का फ्लो देखेंगे ना, जो पैसा इन सेक्टर में आ रहा है, अच्छी वैल्यूएशन है तो एफआईज को क्यों नहीं दिख रही? एग्जैक्टली, अच्छी वैल्यूएशन है, अच्छी ग्रोथ है, तो ये एफआईज के लिए नोटिसेबल क्यों नहीं हो रही है? ये भी हमारा एक बेसिक क्वेश्चन है। हालांकि जो पी और ईपीएस के बेसिस पर सुमित ने हमको पूरा एनालिसिस करके बताया, और ये बात उनसे हमने इसलिए जानबूझ के पूछी थी कि ये मौका या धोखा तो नहीं होगा, तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है। आप प्लांट की खबर, न्यूज़ की खबर और नतीजों के दम पर अगर किसी शेयर को ले रहे हैं तो आपके हाथ धोखा लग सकता है। लेकिन आप प्योर वैल्यूएशन को लेना चाहते हैं, आप ये देख रहे हैं कि 1000 का सन फार्मा आज मेरे को 450 में मिल रहा है, 500 में मिल रहा है, तो शायद ये फिर मौका भी हो सकता है। ये मौका हो सकता है रिटर्न आपको स्लो दे, लेकिन मौका है ये ईपीएस, पी और जो रिपोर्ट्स सुमित ने पढ़ी हैं ये उसकी बेसिस पर है। तो ये अलग अलग तरीके हैं पैमाइश करने के, लेकिन एक चीज़ तय है कि इस बाजार के अंदर एक मौका तो है फार्मा के अंदर, लेकिन वो कैसे मिलेगा ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फार्मा से निकल के कुछ एक एग्रेसिव स्टॉक्स पे आते हैं। वो है आज एफएमसीजी। एफएमसीजी के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। आशीष, आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। देखिए आईटीसी के जब नंबर आए तो हमको लगा कि ठीक है, नंबर अच्छे, बाजार के इनलाइन है। एचयूएल के नंबर आए, उम्मीद से बेहतर नंबर आए। ये सब कुछ इस मॉनसून की खबर, जीएसटी की खबर और बेहतर नतीजे अब इस प्राइस पे डिस्काउंट हो गए हैं या फिर नहीं हुए, ये उन लोगों के लिए भी जवाब होगा जिनके पास पहले से पोजीशन है, और ये उन लोगों के लिए भी आपका जवाब होना चाहिए जो अभी बाय करना चाहते हैं। इसका जवाब देने से पहले जो हम फार्मा सेक्टर का जब आप एनालिसिस कर रहे थे उसको ही मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि अभी जो मार्केट परचेज कर रहा है वो ग्रोथ परचेज कर रहा है, मार्केट वैल्यूएशन परचेज नहीं कर रहे हैं। तो जैसे सन फार्मा का हम नतीजों की बात कर रहे थे, इतने खराब नतीजे हैं तो उसकी पिटाई होने ही वाली है।
और जहाँ पर भी आप देखिए अच्छे नतीजे आए उस पर्टिकुलर कंपनी को या सेक्टर को रिवॉर्ड मिल रहा है। तो जैसे आईटीसी हुआ, HUL हुआ या केडला के नतीजे अच्छे आए तो उन सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट हो रहा है। तो अभी भी कोई बार्गेन हंटिंग जैसी पोजीशन फार्मा या दूसरे सेक्टर में जहाँ खराब नतीजे आएंगे तो वो नहीं होगी। और मेरा मानना है कि जहाँ पर भी नतीजे अच्छे आने वाले हैं, जहाँ ग्रोथ दिख रही है, वहाँ पर और अग्रेसिव बाइंग होगी। तो आईटीसी, HUL एक इस बात का लाइव एग्जांपल है कि स्टॉक 52 वीक हाई पे ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन टच कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसमें नई बाइंग इमर्ज हो रही है। तो मेरा सलाह रहेगी कि फार्मा के छोड़कर FMCG अभी एक बेटर बैट है। बिल्कुल। तो आईटीसी, HUL जैसे स्टॉक ज्यादा बेहतर लग रहे हैं, भले चाहिए स्टॉक रनअप दिखा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पोटेंशियल है क्योंकि इस वक्त मार्केट का मूड जैसा है वो वैल्यूएशन से ज्यादा ग्रोथ को चेस कर रहा है। और रही बात सन फार्मा की, जो मैनेजमेंट की खुद की कमेंट्री आई वो काफी ब्लीक आउटलुक वो दिखा रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि अगले 1 साल में जो एटमॉस्फेयर है वो चैलेंजिंग बना रहेगा। यूएस में उनकी जो ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में आ सकती है और प्रॉफिटेबिलिटी 12 साल पहले के स्तर पर पहुंच गई। तो खुद दिलीप सांघवी की ओर से स्टेटमेंट है। एक क्विक टेक्निकल कमेंट ले लेते हैं सन फार्मा पर गौरव का। गौरव, क्या व्यू है? ये आज इंटरडे में 500 के नीचे भी स्लिप हुआ था, अभी वापस 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कितनी प्रोबेबिलिटी है यहाँ ये संभल जाए? ये शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है यहाँ पे एक बाउंस बैक आ सकता है, आपको 3 से 4-5% का एक बाउंस बैक, ट्रेडिंग बाउंस बैक आपको आ सकता है। क्वेश्चन है कि सस्टेन होगा नहीं होगा, वो एक देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है इतना ओवरसोल्ड होके और अभी यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स बन के अभी यहाँ पे और गुंजाइश है नहीं कि बहुत यहाँ पे अग्रेसिव शॉर्ट्स यहाँ पे भी कोई बने, तो एक ट्रेडिंग बाउंस यहाँ से आपको देखने ज़रूर मिल सकता है। ठीक है, इस बीच बजाज इलेक्ट्रिकल्स के एक बार नंबर्स आए और नंबर पे बातचीत करने के लिए जॉइंट MD मेरे साथ अनंत बजाज जुड़े हैं। सर शुक्रिया आप तो समय देने के लिए। इस बार के नंबर्स आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये वो फेज़ था जब आप डीमोनेटाइजेशन वाले फेज़ से ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं और अब एक नए फेज़ के अंदर एंटर करने वाले हैं, वो जो GST के लिए है। और बाज़ार में तो पूरी जोर है कि इलेक्ट्रिकल कंपनीज़ को बहुत बेनिफिट होगा, GST का अच्छे बेनिफिशियरी बनने वाले हैं। सर इस बीच ये नंबर्स कैसे रहे, इससे खुश हैं क्या आप? हाँ, पहले तो नंबर का बात करूं तो हम लोग कई टास्क को अचीव करना चाहते थे और वो एकदम एक्सपेक्टेशन से गई है कि हम लोग जो हमेशा बात की है कि वो प्रोडक्ट जो पुश से पुल करना है, जिसको RREP बोलते हैं, उसमें हम लोग ने काफ़ी होलसेल बंद की और उसके सामने सब स्वीट डील्स भी बंद किया। तो उसके कारण क्लियरली हम लोग को मालूम था कि टॉप लाइन को इफ़ेक्ट होगा, पर लॉन्ग टर्म में बॉटम लाइन को जो एडवांटेज मिलना था वो हम लोग को अच्छे से मिला है। और आज और आप अगर देखें भी आंकड़ों को अगर देखें तो उसमें काफ़ी मुनाफे के मामले में बढ़त रही है, पर क्योंकि वॉल्यूम अभी इस वक्त मैचअप नहीं हुआ है वो ठीक हो जाएगा। और ख़ास करके ये जो डीमोनेटाइजेशन का भी इम्पैक्ट है वो एक्चुअली खास हुआ नहीं हम लोग को, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी ये चीज़ पे जा रहे थे जहाँ पे प्रोडक्ट को पुल के तरफ करना है पुश की जगह, और उस कारण से काफ़ी फ़र्क पड़ गया। और आगे अब GST में भी जब आएगा सिचुएशन, हम लोग काफ़ी सोच रहे हैं कि फ़ायदा तो होगा, बट कंज्यूमर को, क्योंकि मेन चीज़ है कंज्यूमर को बेनिफिट आना चाहिए और वही GST का शायद मेन मुद्दा भी है। और तो आगे लगता है हम लोग को काफ़ी कंज्यूमर के लिए बड़ा अच्छा कर पाएंगे। इनफैक्ट मैं ये पूछना भी चाहती थी मिस्टर बजाज आपसे, जो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है? क्योंकि ना मार्केट में ये कंज्यूमर डिमांड को लेकर काफ़ी बज़ रहा है इस क्वार्टर के दौरान, जो क्वार्टर गया है। क्वार्टर 3 में आपने शायद 14-14.5% की डी ग्रोथ फेस की थी कंपनी ने, उस फ्रंट पर नंबर्स कैसे आए हैं? कंज्यूमर प्रोडक्ट में तो काफ़ी अच्छा अभी बढ़त रही है, क्योंकि उसमें जैसे पहले बताया होलसेल मार्केट से हम लोग टोटल आउट हो गए और अभी मेन प्रोडक्ट को जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे बेचने की कोशिश में है। तो उस दौरान वॉल्यूम पे हिट आया, पर हर प्रोडक्ट में मार्जिन बेटर हुआ है। तो और क्योंकि ये करीब 6 से 8 महीने का टाइमलाइन है जिसमें वो पूरा इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो ये साल के अंत तक 80 से 90% भारत कवर हो जाएगा, जो अभी इस वक्त करीब 40% है।
तो ये जब एक बार ठीक से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब आपको इसका पूरा फ़ायदा दिखेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे मेथड का इक्विवेलेंट मार्केट में अभी कंपटीशन है नहीं कोई, तो उस हिसाब से हम लोग खुद के कंपटीशन इस मामले में। अच्छा मिस्टर बजाज, ये पूरे सेगमेंट चाहे आपका अप्लायंसेस हो, कुछ समर से जुड़े हुए प्रोडक्ट क्यों ना हो, इन सभी में जो जीएसटी का बेनिफिट है ये कितना होगा टैक्स के हिसाब से, और ये पूरा पास ऑन हो जाएगा क्या? बैलेंस शीट ये अलाउ करेगी पूरा पास ऑन हो जाएगा? नहीं, जीएसटी तो पास ऑन तो कम से कम होगा, पर जितना रूल अलाउ करे, क्योंकि हमें जीएसटी में जो एंटी प्रॉफिटियरिंग वाला जो अपॉर्चुनिटी है वो चीज़ में हमारे वेंडर से या हमारे फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चर होता है उसमें बेटर हम लोग को अपॉर्चुनिटी आएगा। पर क्योंकि ये एंटी प्रॉफिटियरिंग है हम लोग उसको खुद रख नहीं सकते हो, तो वो हम लोग को पास ऑन करना पड़ेगा। परंतु सेम टाइम क्योंकि प्रोडक्ट का और डिमांड आ रहा है और डिमांड हम लोग का ऑफसेट कर सकता है आगे जाके, और डिमांड काफ़ी अच्छी है। इस समर तो अच्छे से गर्मी हुई है, तो आई थिंक सीजनल नॉन सीजनल प्रोडक्ट दोनों को काफ़ी फ़ायदा मिला है। ठीक है सर, शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। इस बिज़नेस को आपने बेहतर तरीके से बताया कि हाँ इस बार के नंबर्स में क्या दिक्कत आ गई और आगे चल के ग्रोथ आपको थोड़ी ठीक नजर आ रही है। शुक्रिया सर समय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, मार्केट के अंदर कुछ एक ऐसे प्लेयर्स देखते हैं जहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आज ज्वेलरी शेयर्स काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ रहे हैं। एक दो ज्वेलरी शेयर्स दिखाइए, जैसे पीसी ज्वेलर्स है, तारा ज्वेल्स। तारा ज्वेल्स को आप देखिए आशीष, ये एक छोटा शेयर है, अच्छा मूव देता है, ट्रेडर्स का फेवरेट भी है ये तारा ज्वेल्स। और कितना चलेगा जरा चार्ट पे आप देखिए। पीसी ज्वेल्स में थोड़ी दिक्कत है, ये एफ&ओ का शेयर है, मुश्किल होता है इसको भरना। तो यस आशीष केलकर, आपसे ये सवाल ये। ओके, तारा ज्वेलर्स का अगर हम चार्ट देखते हैं तो पिछले बहुत कंसोलिडेशन के बाद वापस एक अच्छा उछाली स्टॉक में हम आज देख रहे हैं। करीबन 1% ऑड लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 31.40 रुपए के करीब ये ट्रेड कर रहा है। मैं अगर इसका चार्ट देखता हूं तो इसमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि 32.5 के यहाँ पे है। 32.5 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो मैं मानता हूं कि 34.5 तक जाने की ये क्षमता रखता है। तो अभी अगर किसी को इसमें निवेश करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। 31 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगाए और 32.5 का लक्ष्य यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, ये गौरव, LIC हाउसिंग फाइनेंस पर आपका व्यू क्या है? ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी काफ़ी अच्छा प्ले दे रही थी आज सुबह तक तो, लेकिन एक बार ये कमज़ोर हुई हैं। अभी LIC हाउसिंग फाइनेंस आपको ठीक लग रहा है यहाँ पे? देखिए बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत है नहीं, फिलहाल एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी डाउन साइड आपको देखने मिल सकती है, लेकिन 685 690 का अच्छा सपोर्ट है, वो टूटता है तो दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आपको फिर से एक बार थोड़ा बाउंस बैक देखने मिले। ठीक है आशीष महेश्वरी, एस्कॉर्ट्स के ना नंबर्स इस बार काफ़ी शानदार रहे और इन्होंने इंपॉर्टेंट बात नंबर्स के साथ साथ ये भी कही कि जो आप जिस कह रहे हैं ना कि ग्रोथ परचेज कर रहा है बाजार, वो एक्चुअली परचेज कर रहा है इनका ट्रैक्टर डिवीज़न, जहां पर इन्होंने कहा कि अगली तिमाही के अंदर भी ये करीब 15% की ग्रोथ इनको लगता है कि आ जाएगी, जो कि अच्छी बात है। 15% की ग्रोथ कम नहीं होती, एक पर्टिकुलर ट्रैक्टर डिवीज़न के अंदर आ जाए। ये बड़ी वजह है कि एस्कॉर्ट्स के अंदर हमको रुकना चाहिए, ये जो बाजार अभी ग्रोथ को देख रहा है आगे चलकर। बिल्कुल मेरा मानना है कि होल्ड करना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि बहुत रेयर ऑटोमोबाइल कंपनी में रहती है जिसमें 3-fold ग्रोथ आई, जो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिली हमें एस्कॉर्ट्स की तरफ से। और जो उनके ट्रैक्टर के नंबर्स हैं वो हर मंथ में पिछले 6 महीने के ट्रैक्टर के नंबर्स देखे तो हर मंथ में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और अप्रैल तो इनके लिए काफ़ी अच्छा महीना रहा था। तो कोई रीज़न नहीं है, स्टॉक 52 वीक हाई ऑलमोस्ट एवरी डे टच कर रहा है, आज भी 684 के आसपास इसने टच किया है। तो मेरा मानना है ये स्टॉक, दो स्टॉक ऑटोमोबाइल में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, उसमें एस्कॉर्ट और TVS मोटर है, पर एस्कॉर्ट्स में बिल्कुल पोटेंशियल है 800 850 रुपए तक जाने का, क्योंकि इसमें ग्रोथ अगले 2-3 क्वार्टर तक बिल्कुल आती रहेगी और जो स्टॉक को नई ऊंचाइयों पे ले जाएगी। ठीक है, एक बार ADG पैक को देख लेते हैं, क्योंकि ये पॉकेट जो है वो सुबह से ही कमजोर है और प्रेशर जो बना है वो रिलायंस कम्युनिकेशन की वजह से बना है, क्योंकि कहीं ना कहीं डर है, जिस तरह से स्पेशल मेंशन अकाउंट में आरकॉम का नाम गया है कि कहीं ये NPA ना बन जाए बैंकों के लिए, और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली जो इमेज है वो स्पॉइल होगी। हालांकि मैनेजमेंट कह रही है कि ब्रुकफील्ड डील से
वो कर्ज चुका देंगे, लेकिन एक इफेक्ट हमने ज़रूर देखा है पूरे ही पॉकेट पे, और ये डेट कंसर्न्स ही हैं, फिर चाहे वो आरकॉम पे हो, आर कैपिटल पे हो, रिलायंस इंफ्रा पे हो या फिर आर पावर पर हो। बिल्कुल, खैर डेट का प्रेशर तो है ही। आशीष, ये डेट कम करने की इनकी कोशिश तो जोरदार थी, लेकिन एक नया सिरदर्द पैदा हो गया। अब जो हांगकांग में इनके बॉन्ड्स है वो भी लगातार टूट रहे हैं। ये एडीएजी के अंदर प्रॉब्लम ये डेट वाली बनी रहेगी क्या? क्योंकि बहुत कोशिश तो ये कर रहे हैं, लेकिन बाजार इसको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा। कोई शेयर चला तो नहीं इस बाजार की पार्टिसिपेशन में, हमको तो कोई नहीं दिखा कि एडीएजी का एक शेयर डबल हो गया हो, 70% 80% चल गया हो। आशीष महेश्वरी, आपसे है सवाल। एक्चुअली आज 2 आशीष है, इसलिए बार बार कंफ्यूजन हो रही है। आशीष महेश्वरी, आपसे है सवाल। जी जी, मेरा मानना है कि भले वो डेट को कम करने के लिए कितने कोशिश करें, बट चूंकि एक बिजनेस मॉडल थोड़ा सा हिल गया है, क्योंकि जियो के आने के बाद से काफ़ी सारी समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है, और जो टेलीकॉम कंपनी में वीकेस्ट प्लेयर है, यदि आप 5-6 जो प्लेयर हैं आज भारत में जो रह गए, उसमें सबसे वीक आरकॉम है। और अब चूंकि जब इंटरेस्ट का रीपेमेंट पे सवाल हो जाते हैं, या जैसे ही अकाउंट क्लासीफाई SMA1 SMA2 हो जाता है, तो अभी बिल्कुल पैनिक एक मोड में बैंक्स आ जाते हैं, तो जिसके कारण से अभी हमने देखा कि स्टॉक में भी रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे ही कुछ दिन पहले आपने देखा होगा वीडियोकॉन को देना बैंक ने क्लासीफाई किया था, तो उसके बाद उसमें कई सारे डाउन सर्किट लग गए थे। तो अभी जहां जहां डेट रिलेटेड कंसर्न है तो वो जारी रहेंगी, बट मेरा मानना है कि जो मेजर डैमेज है वो आरकॉम में ही है, और रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियां काफी इनसे बेहतर पोजीशन में है। तो शायद जो फॉल है वो 1-2 दिन का फॉल रहेगा, और यदि बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी ढूंढना है तो इस सेक्टर में रिलायंस कैपिटल मुझे लगता है कि वो आउट परफॉर्म करेगा। इस फॉल का बेनिफिट लेना चाहिए इनफैक्ट रिलायंस कैपिटल को बाय करने के लिए। इनफैक्ट आशीष जी, काफी अच्छा कंपैरिजन आपने किया। अब ये बताइए, आरकॉम यहाँ से और स्लिप हो सकता है, क्योंकि वीडियोकॉन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इसको एनपीए घोषित किया, पिछले पूरे हफ्ते ये लोअर सर्किट पर रहा, आज ही वही रुझान है। अभी भले ही आरकॉम एनपीए घोषित नहीं हुआ है, लेकिन एक इफेक्ट हम देख रहे हैं इस स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाने का। ये 20 से भी नीचे आ जाएगा क्या? आशीष महेश्वरी, आपसे इनफैक्ट आज तो ये 20 से नीचे एक बार हिट हो भी चुका है। जी जी, आज तो इनफैक्ट 19 रुपये 70 पैसे इसने 50 वीक लो बनाया, बट मेरा मानना है 15 रुपये तक भी जा सकता है। अभी भी निवेशकों को इस स्टॉक को बाय नहीं करने की सलाह रहेगी। ठीक है, 20 रुपये की गिरावट को नहीं देखें, बल्कि उससे पीछे की समस्या को देखें, ये ज़्यादा अहम हो जाएगा इस समय रिलायंस कम्युनिकेशन पे। और अब कुछ एक और शेयर्स जो आज थोड़े चल रहे हैं, मैं उनकी बात इसलिए ज़्यादा करना चाहता हूँ क्योंकि उनमें क्या हमको कहीं स्टीम दिख रही है, अभी भी और चल सकते हैं, वो जानना मेरे लिए ज़्यादा अहम हो जाएगा। अच्छा, एक और शेयर देखिए आप गौरव, आप देखेंगे ये UBL, ये 700-800 के आसपास चल रहा है। सुबह हमारा ये आज का सौदा भी था। एक बार पहले दर्शकों को प्रॉफिट बता दें, कितना प्रॉफिट हुआ है उनको। आज हमने यूनाइटेड ब्रीवरीज दिया था करीब 700 और 780 की रेंज के आसपास का, और उस समय से ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ होगा लॉट के हिसाब से, क्योंकि 700 का इसका लॉट है, आपने इस रेट पे काटा है, इस रेट पे भी काट दिया, तब भी आपको 14,000 रुपीज़ पर लॉट का बेनिफिट है, यानी कि करीब 15,000 रुपये पर लॉट का बेनिफिट है। ये यूनाइटेड ब्रीवरीज का ये शेयर पहले 5-6 रुपये नीचे था और अब करीब 10 रुपये ऊपर है। ये 820 का टारगेट है, इस पर आप बने रहें। लेकिन आशीष, गौरव, आपकी रिकमेंडेशन चाहता हूँ कि क्या कुछ ऑप्शंस में भी ट्रेड लिया जा सकता है क्या? एक्टिव कुछ ऑप्शंस दिखती हैं क्या आपको? देखिए, इसमें ऑप्शंस बहुत रेयरली एक्टिव होती हैं, और दूसरा अगर आपने समझो 820 कॉल ऑप्शन लिया और आपका व्यू राइट हो भी गया, और ये अगर इन द मनी अगर ऑप्शन हो गया, मतलब स्टॉक अगर आपका 825-830 हो गया, तो एग्जिट मिलना में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो भी एक इसमें ओवरहैंग पड़ा रहता है। तो मैं समझता हूँ उसमें ऑप्शन को अवॉइड करना चाहिए। इसमें या तो फ्यूचर में लीजिए या उसको आप कैश में ले सकते हैं। जी मिस्टर केलकर, एक रिलायंस पर आपका कमेंट चाहिए। फ्राइडे के सेशन में इसने कमबैक करने की कोशिश की थी, आज भी ये स्टॉक अपनी जो सुबह की स्ट्रेंथ है उसको होल्ड कर रहा है, अभी भी ये करीब 0.25% ऊपर है। ये क्या टारगेट्स हैं आपके, और क्या ये मोमेंटम दिखा सकता है क्या इस सीरीज के दौरान? कोई ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है क्या?
यस डेफिनेटली। अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो हालांकि हमने देखा है कि 1460 से लेके ये स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल ये स्टॉक स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश कर रहा है और चार्ट के ऊपर ये इंडिकेशन है कि अगर हम रिलायंस को 1380 का स्तर तोड़ते हुए देखते हैं तो डेफिनेटली अगला लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई देगा वो 1420 और 1460 का होने की संभावना है। तो जिनके पास ये स्टॉक है वो फिलहाल होल्ड करे। नई पोजीशन अगर बनानी है तो मैं थोड़ा रुकने के लिए कहूंगा। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 1380 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो 1420 के और 1460 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। ठीक है आशीष अकेलकर, आप ही देखिए जरा वो कार्ड को भी, ये 4.5% ऊपर है आज। पीटीएसटी करके जाएं क्या? अगर हम अभी फिलहाल वोकार्ड का चार्ट देखते हैं तो बहुत बड़ी करेक्शन के बाद एक अच्छा पुलबैक रैली हम इसमें देख रहे हैं। करीबन 612-613 के करीब ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसका हम बीटीएसटी के लिए हम ये स्टॉक बाय करके रख सकते हैं। लक्ष्य थोड़ा छोटा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर हम देखते हैं तो 1:1.5 का ही आएगा। 625 के टारगेट के लिए हम बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हमें लगाना होगा 600 रुपए। ठीक है, एक बीटीएसटी के लिए क्या सिप्ला को भी करके जा सकते हैं, क्योंकि ये बेस बना चुके हैं ऐसा लग रहा है आज के मूव के बाद। इसलिए मैं प्रॉफिट सिर्फ 3% नहीं लेना चाहता, कम से कम 15% तो आए। ये बीटीएसटी करके जाऊं क्या सिप्ला को भी? सिप्ला अभी करीबन 505 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसका कल का हाई देखते हैं तो वो भी 505 के करीब ही था। तो यहाँ पे अगर ये टिकता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रेकमेंड करूंगा वो होगा करीबन 493 का, और कल हम इसको लक्ष्य देख सकते हैं करीबन 521 का। ठीक है, तो ये सिप्ला पर व्यू है। हालांकि अभी ये स्टॉक करीब 16 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक दिग्गज स्टॉक और है जिसने अच्छा मूव दिया है आज, यदि ऑन एंड ऑफ लीडरशिप लेता भी रहता है, वो है एचडीएफसी लिमिटेड का। 3.25% की मजबूती के साथ अभी भी ये 1600 के स्तर के नजदीक ट्रेड कर रहा है। लेकिन मिस्टर महेश्वरी, एचडीएफसी लिमिटेड पर तो आपके कमेंट चाहिए ही, इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में भी आपकी टॉपिक क्या है? क्योंकि यहाँ भी हमने अच्छा मूव देखा आज के सेशन में। आईबी हाउसिंग, दीवान हाउसिंग, ये सभी स्टॉक्स चल रहे थे। जी, इनफैक्ट एचडीएफसी काफ़ी एक परफॉर्मर स्टॉक रहा है पिछले कुछ समय में देखे, और पिछले 3 महीने में इतना बड़ा मार्केट कैप होने के बावजूद भी स्टॉक ने 15% का ऑलमोस्ट अपसाइड दिया है एचडीएफसी में। वो शो करता है कि जो क्वालिटी स्टॉक है या जहाँ पे अर्निंग रिलेटेड कंसर्न्स नहीं है, उस स्टॉक को इतना महंगा मार्केट कैप और इतने महंगे वैल्यूएशन के बावजूद भी जो निवेशक है वो बाय कर रहे हैं। तो एक ये पॉजिटिव साइन है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। बट दूसरी कंसर्न इस पर्टिकुलर सेक्टर में है कि इस सेक्टर के ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स जो हैं उसमें एक वर्टिकल बुल रन आ चुका है, चाहे वो दीवान हाउसिंग हो या केनफिन हो या इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हो। तो मेरा मानना है कि इस सेक्टर में पोजीशन लेने से पहले थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स में काफ़ी सारे ट्रैप हो गए हैं ऊपर के लेवल पर, वो निकलने की कोशिश करेंगे। तो 10-1% के आसपास का करेक्शन हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक में बिल्कुल आ सकता है, और ऊपर के लेवल पे इस सेक्टर में निवेश करने से बचना एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, आज जब बाजार सुबह खुल रहा था ना आशीष महेश्वरी, तब सुबह यही बात हो रही थी कि एक तो मॉनसून की जो सुगबुगाहट है, खबरें हैं, ये बाजार को चला सकती हैं। ऐसा हुआ भी। अब आप मेरे को ये बताइए कि जरा मॉनसून के लिहाज से अगर मैं चूक गया हूँ मौका, अब तो मॉनसून दस्तक दे रहा है। मैं पहले अफवाहों पे शायद हो सकता है ट्रेड ना लूँ, लेकिन अब तो एक्चुअल मॉनसून हिट कर रहा है केरल को। हो सकता है अगले 24 घंटे में हिट भी कर जाए। कोई शेयर, कोई स्ट्रेटजी है जो सिर्फ मॉनसून को प्ले करते हुए मैं लूँ? देखिए, मेरा मानना है कि जो भी मॉनसून रिलेटेड मेजर स्टोरीज थी वो प्ले हो चुकी हैं। चाहे वो आप एयर कंडीशन के स्टॉक्स देखिए, एफएमसीजी के स्टॉक्स देखिए, या रिलेटेड जो भी स्टॉक है प्ले हो चुके हैं। तो अब थोड़ा बहुत स्कोप बचता है दोबारा से सीड और फर्टिलाइजर जैसे सेक्टर्स में, जहां पर थोड़ा मोमेंटम शायद आ सकता है। बट मेरा मानना है ये बिल्कुल रेलवे बजट टाइप का मोमेंटम रहेगा कि 2-3 दिन मोमेंटम का शायद फिजल आउट हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा जो क्वालिटी ऑफ स्टॉक जो ले उस पर ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे कावेरी सीड है या आरसीएफ या चंबल फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक हैं, ये ट्रेडिंग बैट के तौर पे लिए जा सकते हैं। पावर ग्रिड के ना अभी नंबर्स आने हैं। 2 शेयर आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तो पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये करीब 5% अभी नीचे है, ये दिन के निचले स्तरों पर। पावर ग्रिड इसी का भाई माना जाता है, लेकिन इसके नंबर्स अभी आने बाकी, ये नहीं टूटा, ये करीब अभी 1.5 से 2.25% ऊपर है। ऐसा ही करें क्या गौरव? पीएफसी को शॉर्ट जिनके पास है वो रखें, और जिनके पास पावर ग्रिड प्लस है वो पावर ग्रिड को रख लें। एक सौदा बाय में, एक सौदा सेल में।
देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि हमने देखा है कि PFC 170 या 165 170 वाला आज 135 के करीब ट्रेड कर रहा है, उसमें अच्छा करेक्शन आ चुका है। और रही बात पावर ग्रिड की, तो पिछले 1 या 2 महीने से वो 195 से 210 के दरमियान ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें करेक्शन आया ही नहीं है। तो अगर करेक्शन आने की बात अगर होती है, नतीजे कुछ खराब आते हैं, तो पावर ग्रिड में ज़्यादा आपको प्रेशर देखने मिल सकता है कंपेयर टू व्हाट PFC कैन सी। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेड तो सही नहीं रहेगा। लेकिन मोमेंटम की बात की जाए, नतीजों को अगर साइड में रखा जाए, तो मोमेंटम के हिसाब से पावर ग्रिड बेटर है। मिस्टर महेश्वरी, टेक महिंद्रा पर क्या व्यू है आपका आज के अर्निंग्स और आज के रिएक्शन के बाद? ये काफ़ी ख़राब नतीजे थे और इनफैक्ट उम्मीद से काफ़ी ख़राब ही नतीजे आए। उनके जो एनालिस्ट कंसेंसस था उसको भी बीट किया, मार्जिन्स में भी प्रेशर है, प्रॉफिट में भी प्रेशर है। तो बिल्कुल जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि भले ही वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो, स्टॉक में काफ़ी फॉल भी आया, तो भी कोई लेने वाला इन स्टॉक को मिलेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा में यहाँ मिनिमम 10 से 15% और डाउनसाइड पॉसिबल है, क्योंकि जो फंड्स अभी स्टकअप हैं या जो ट्रेडर्स ने पोजीशन बनाई हुई है, उनका लिक्विडेशन अभी और होगा, तो अवॉइड करने की सलाह है। ठीक है, आशीष केलकर आपकी तरफ से आज कुछ BTST कॉल्स या फिर ऐसी कुछ पोजिशनल्स कॉल दीजिए। ये सेल की भी हो सकते हैं, कोई गुरेज नहीं है, आपको सेल देना चाहे तो तब भी दे सकते हैं आप। अगर हम इंडिया बुल्स फाइनेंस का अगर हम ये देखते हैं तो ये एक बेहतरीन स्टॉक साबित होगा। एक अच्छा खासा हमने आज यहाँ पे करीबन 2% ये स्टॉक ऊपर गया है, तो मैं यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दूंगा एक्चुअली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। इसके लिए मैं जो स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 1095 का होना चाहिए, और अगले यानी कल के लिए ये स्टॉक का लक्ष्य होगा 1135 का। ठीक है, 1135 के टारगेट है। IB हाउसिंग में भी 1105 पर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि आज का फाइनल बेट शेयर कौन सा है। रजत है हमारे साथ, बताइए रजत कौन सा शेयर है? बिल्कुल, ऑटो एंसिलरीज प्लेस पे नजर रखिए, और इनफैक्ट सेटको ऑटो जिसके नतीजे आने वाले हैं उस पर खास तौर से, क्योंकि देखिए बेस बहुत बड़ा था, नतीजे लगातार पिछले साल के मुकाबले तो कमज़ोर हैं, लेकिन बहुत स्ट्रांगली बिकवाली ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ से पुल बैक के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर कल मैनेजमेंट ने यहाँ पर पॉजिटिव कमेंट्री दे दी, क्योंकि क्षमता विस्तार बहुत स्ट्रांगली कंपनी कर चुकी है और उसका फायदा गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर कंपनी को होता हुआ नजर आएगा। मैं पहले कह दूँ कि बहुत स्ट्रांगली बिकवाली हो चुकी है और अब निचले स्रोत से खरीदारी की उम्मीद और चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम जो वो 58% के हैं। फार्म इक्विपमेंट सेक्टर पे कंपनी का फोकस बहुत स्ट्रांग है। एक्सपोर्ट्स में हाल फिलहाल में गिरावट आई थी, उसको रिवाइव करने के लिए कंपनी जोर शोर से तैयारी कर रही है, और खास तौर से हाल फिलहाल में अभी अशोक लेलैंड के साथ भी काफ़ी स्ट्रांगली कंपनी ने टाई-अप्स किए थे, उसका भी फायदा होता हुआ नजर आएगा। OEM सेगमेंट में फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट पे कंपनी का फोकस बढ़ाने पर योजना है। लेकिन अब नतीजे कल कैसे रहते हैं उस पर तो डिपेंडेंट रहेंगे ही, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा टूट चुका है तो निचले स्रोत से पुल बैक के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। बेस बहुत हैवी है जो पिछले साल के कंपैरेटिव इस बार नतीजे कंपनी पोस्ट करेगी। फिलहाल मैं समझता हूँ कि 43 तक के टारगेट्स के लिए सेट को ऑटो इमीडिएट टर्म्स में स्टॉप लॉस 40-20 के आसपास का लगाना होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेड है, नतीजे आने वाले हैं, इसलिए थोड़ा रिस्की ट्रेड। ठीक है, 43 का टारगेट जरूर बनता है, इसलिए स्टॉप लॉस को भी जरा ध्यान रखिएगा। 40 और 20 पैसे का स्टॉप लॉस के साथ सेट को ऑटो को आप बाय कर सकते हैं। रजत शुक्रिया। ये अगले 15-20 मिनट का ट्रेड है, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। वॉल्यूम इस हिसाब से भरी है, ज़्यादा वॉल्यूम देख के रखिएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर थोड़ा 9600 का बेस बनने की तैयारी हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस बीच एक और शेयर है DLF, इसने काफ़ी परेशान किया है उन लोगों को जिनके पास होल्डिंग पड़ी है, क्योंकि ये शेयर 3 दिन से लगातार टूट रहा है। लेकिन उन लोगों के तो खैर पैसा बहुत तेज़ी से बना, इस लाइफ टाइम हाई लगा बाजार के अंदर, लेकिन ये शेयर करीब 210 से टूट कर अब 170 की कैटेगरी में आ चुका है। आशीष महेश्वरी, आपकी रिकमेंडेशन क्या है DLF पे? ये ज़्यादा ओवर हीटेड हो गया था, या फिर ये थोड़ा वापस एक मौका दे रहा है आपको एंट्री करने का, या फिर इस सेक्टर से दूर रहना चाहिए? पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि 1 महीना चलता रहता है सेक्टर, उसके बाद 1 महीने बाद इस पे नज़र लग जाती है किसी सेक्टर पे, पता नहीं क्या होता है, ये रुक जाते हैं शेयर्स, चलते नहीं है, फिर ये फंसे रहेंगे 1 साल के लिए, नहीं निकलने देंगे लोगों को ये बाहर। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये काफ़ी हाई बीटा सेक्टर है, तो आपको पैसा कमा के भी देता है, और उसके साथ में यदि आप ऊपर के लेवल पे ट्रैप हो जाते हैं तो उतना पैसा और उससे कहीं ज़्यादा आपसे लेकर भी जाता है। तो इसके जो Q4 के नतीजे आए थे, इनफैक्ट नतीजों में तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट मेरा मानना है कि कुछ लिक्विडेशन इस पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ फंड्स के थ्रू हो रहा है, तो जिसके कारण से स्टॉक पे काफ़ी प्रेशर है, क्योंकि ओवरऑल आप सेक्टर पे देखें तो इतना प्रेशर नहीं है।
कई जो दूसरे पीयर सेट के स्टॉक हैं वो इतने बुरी तरह से नहीं टूट रहे हैं जो नॉर्थ के स्टॉक्स में अभी हमने सेलिंग देखा, बट अभी इस सेक्टर को अवॉइड करने की सलाह है। ठीक है, अभी इनफैक्ट आपने मिस्टर महेश्वरी ऑटो स्पेस में एस्कॉर्ट्स और टीवीएस मोटर्स अपनी चॉइसेस बताई थी। अब ये दोनों स्टॉक्स तो ऑलरेडी काफी चल चुके हैं जो आपने रेकमेंड किए। M&M पर आपका अभी कन्विक्शन नहीं है क्या? क्योंकि वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक भी अच्छा है, ट्रैक्टर सेगमेंट भी बेटर परफॉर्म कर रहा है और अब मॉनसून रूरल इकोनॉमी का भी एक फैक्टर है। ये क्या खरीद सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? इस हफ्ते नतीजे भी आने हैं M&M के। बट यही प्रॉब्लम है, एक M&M एक स्टॉक है जिसमें जो आउट परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से बिल्कुल देखने को नहीं मिला है और जो नतीजे भी आते हैं उसमें पिछले आप 2 क्वार्टर के नतीजों को ध्यान दीजिए तो कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम स्टॉक में कभी हुआ नहीं। प्लस एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये कई सारे वर्टिकल्स में है, तो सिर्फ ट्रैक्टर ही एक अकेला वर्टिकल नहीं है, इसके अलावा ऑटो एंसिलरी है या पैसेंजर व्हीकल्स है, तो कहीं परफॉर्मेंस आता है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कहीं अंडर परफॉर्मेंस भी इस कंपनी में हमेशा रहता है। तो मेरा मानना है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी भी अच्छा बैट नहीं है, इसलिए मैं उस स्टॉक को अभी भी बाय रिकमेंड नहीं करता हूँ। मेरा मानना है एस्कॉर्ट टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक हैं ये आगे जाके भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देंगे और यदि लार्ज कैप में देखना ही है तो हीरो मोटर कॉर्प मेरे हिसाब से बेटर बैट रहेगा, जहाँ 3850 भी आप देख सकते हैं जल्दी। चलिए ठीक है, अब कुछ BTST कॉल्स भी नोट कर लीजिए। साक्षी मेरे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से, बताएं साक्षी। शुक्रिया डिम्पी। शुरुआत करेंगे हम नीरव चेड़ा की कॉल्स के साथ। पहली पिक इनकी इन्फोसिस रहेगी जहां पर ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ऊपर में टारगेट 1005 के लेवल्स पर दिया है और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है 970 के लेवल्स पर। एक बिकवाली की कॉल है इनकी तरफ से फार्मा स्पेस से पिरामल एंटरप्राइजेस पर, मानते हैं कि और भी गिरावट आ सकती है। 2550 तक के नीचे की ओर टारगेट्स देखते हैं। 2730 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। IDBI कैपिटल के AK प्रभाकर से भी हमने बातचीत की, इन्होंने 2 BTST कॉल्स दी हैं। पहली IT स्पेस से HCL टेक्नोलॉजी को चुना है। 890 के टारगेट्स देख रहे हैं ऊपर में और 855 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। साथ ही जी एंटरटेनमेंट पर ये बुलिश नजर आ रहे हैं। 538 के अपवर्ड टारगेट्स इन्होंने बताया है। नीचे में हम सपोर्ट लेकर चल सकते हैं 520 के लेवल्स पर। डिस्क्लेमर भी दे दें कि SL के समूह की कंपनी है जी एंटरटेनमेंट। मनीष मिश्रा की तरफ से भी 2 कॉल्स आई हैं। हीरो मोटो कॉर्प पर ये बुलिश नजर आ रहे हैं। खरीदारी के लिए जो टारगेट्स बताए हैं 3750 के हैं और नीचे में स्टॉप लॉस 3630 पर मेंटेन करना होगा। आखिरी पिक इनकी तरफ से मेटल स्पेस से वेदांता रहेगी जहां पर अगेन खरीदारी की सलाह है। 253 के टारगेट्स के लिए 242 का सपोर्ट हमें नीचे में मेंटेन करना है। ठीक है, वेदांता पे टारगेट आपको मिल गए, 250 के ऊपर के टारगेट्स हैं और 242 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना है। रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है, अभी 244 के आसपास चल रहा है। लेकिन इस सरकार ने एक काम बहुत तेजी से कर रही है, वह विनिवेश की लिस्ट में सरकार हो सकता है एयर इंडिया को भी ले आए, क्योंकि सरकार का खुद का मानना है कि यहाँ पे जो खर्चा है 50,000 करोड़ का ये ज़्यादा है और 86% जो लोगों को ढोया जाता है यानी कि जो एविएशन है वो प्राइवेट हैंड्स पे ही है। तो इस पर लगा सरकार हो सकता है कुछ असेट्स को बेचने की तैयारी भी करे। प्रकाश इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश के पास ये जानकारी है कि कौन कौन से असेट्स हैं सरकार जिनको चिन्हित कर रही है कुछ असेट मोनेटाइज के लिए। प्रकाश बताएं पूरी जानकारी। देखिए, एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। फाइनेंस मिनिस्टर का क्लियर स्टेटमेंट भी आया, लेकिन इन सब के बीच में जो लैंड मोनेटाइजेशन की बातचीत चल रही थी एयर इंडिया के जो उसके एसेट्स हैं उसको कैसे मोनेटाइज किया जाए, उसको लेकर काफ़ी समय पहले एयर इंडिया और NBCC के बीच में एक डील हुआ था। लेकिन तमाम तरह के हडल्स बीच में आए, उस पर काफ़ी तेज़ी से काम अभी तक उसमें एयर इंडिया की तरफ से NBCC को इस बात के परमिशन नहीं मिले को तेज़ी से आगे बढ़े। सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि NBCC ने तकरीबन 21 ऐसे लैंड जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जिसका मोनेटाइजेशन हो सकता है, जिसमें बेंगलोर में 3 ऐसे लैंड हैं, दिल्ली में 2, चेन्नई में 1, मॉरिशस में भी 1 लैंड है जिसको लेकर टेक्नो इकोनॉमिक रिपोर्ट भी NBCC ने तैयार करके एयर इंडिया को दे दिया है। दूसरी चीज़ कि दिल्ली में जो 2 एसेट हैं वो बाबा सिंह खड़क मार्ग पे और दूसरा बसंत विहार में, उसके लिए DPR भी तैयार किया जा चुका है NBCC की तरफ से, जैसा कि जानकारी हमें मिल रही है। और इसकी रिपोर्ट भी, ये DPR की कॉपी भी एयर इंडिया को सौंप दिया गया है। लेकिन एक लंबे अंतराल के बावजूद भी एयर इंडिया की तरफ से आगे बढ़ने की कोई मंजूरी अभी तक NBCC को नहीं मिली है और NBCC इस बात का इंतजार कर रही है कि सरकारी दखल हो और उसको अप्रूवल मिले, उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए आगे बढ़ा जाए। इसमें कितना रेवेन्यू जनरेट होगा इसकी पूरी रिपोर्ट
रिपोर्ट भी तैयार की गई है कि अलग अलग एसेट से कितना रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है और किस किस तरह के कंस्ट्रक्शन से कितने रेवेन्यू आ सकते हैं, जिसमें रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन भी शामिल है। इन सब के बीच में अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एयर इंडिया के फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है और फाइनेंस मिनिस्टर इसको क्लियरली कह चुके हैं कि अब आगे बढ़ना होगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी क्या लैंड मोनेटाइजेशन के मोर्चे पे भी सरकार तेजी से आगे बढ़ती है और एनबीसीसी को इसका परमिशन मिलता है। बिल्कुल, ये आपने बेहतर बात बताई। और जो आप ताबड़तोड़ बैठकों की बात बोल रहे हैं ना, उसमें से एक बैठक एक और होने वाली है दीपाली। आज निपेंद्र मिश्रा जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं प्रधानमंत्री के, हालांकि प्रधानमंत्री खुद देश में नहीं है, लेकिन ये बैठक उनके बिना भी हो रही है, जिसमें एयर इंडिया के सीएमडी होंगे और एविएशन सेक्रेटरी भी इस बैठक के अंदर हो रहे हैं। और ये बात जो भी बता रहे हैं ना कि एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर प्रोसेस तेज है, वित्त मंत्री ने भी इंडिकेशन दे दिया। ये बात तो है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है एविएशन में। ऐसा तो हो ही नहीं रहा कि सरकार इसको लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं दिख रही है। सरकार गंभीर दिख रही है, शायद इसलिए एविएशन सेक्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो लिस्टेड प्लेयर हैं, और 3 लिस्टेड प्लेयर है एयर इंडिया के अलावा, उनमें गतिविधियां बढ़ जाएंगी जैसे ही एयर इंडिया की कोई भी खबर पॉजिटिव नेगेटिव जिस लिहाज से भी आती हुई दिखेगी। तो ये खबर भले ही एयर इंडिया से जुड़ा हुआ हो, हम तो चाहते हैं महाराजा की सेहत ठीक हो जाए, लेकिन इसका असर इन सब कंपनीज पे जरूर पड़ेगा। आशीष महेश्वरी, आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। ये जो 3 लिस्टेड प्लेयर है, प्राइवेट प्लेयर है, 86% लोगों को एड होते हैं इस समय, इनमें कितनी पोटेंशियल अब आपको दिखता है? अगर सरकार कुछ भी करे, विनिवेश करे, बंद करे, चलाए, ठीक ढंग से चलाए, इन पे आपको क्या फर्क पड़ता हुआ दिखेगा? देखिए, मेरा मानना है कि जो मैक्सिमम हो सकता है वो है उनके एसेट्स का डिसइन्वेस्टमेंट केवल, और कम इसके एयर इंडिया के लिए कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ढूंढना या बायर ढूंढना उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आती है, क्योंकि जो लोग हैं जो इंडियन मार्केट में ऑपरेट करते हैं उनमें किसी में भी इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि एयर इंडिया को वो बाय करके चला पाएँ, या जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनका भी कोई बहुत ज़्यादा रुझान एयर इंडिया के फ्लीट को लेने में रहेगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है। तो जो होगा सिर्फ असेट्स का मोनेटाइजेशन एयर इंडिया में पॉसिबल है, और इससे मुझे नहीं लगता इन जो 3 लिस्टेड कंपनियां हैं उनके स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम फार्मा की बात कर रहे थे। 3 फार्मा स्टॉक्स एक बार फिर से देख लीजिए, ग्लेनमार्क, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज, क्योंकि अभी भी खबर आ रही है कि 201 दवाओं की कीमतों की समीक्षा होगी। ड्रग रेगुलेटर ये समीक्षा करेगा। इसमें ग्लेनमार्क, बायोकॉन, ल्यूपिन, सन फार्मा, इनकी दवाएं शामिल हैं। तो एनफ रीजंस हैं इन स्टॉक्स का मूड खराब करने थोड़ा सा ठीक करने के ऊपर आते हैं तो आप कोई ना कोई खबर ले ही आते हैं। बिल्कुल। अब पहले तो चलो यूएसएफडी की प्रॉब्लम थी, अब भारत का रेगुलेटर भी अपने आप में प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ भी यूएस में प्राइसिंग प्रेशर है, यहाँ पे दूसरी तरह का प्रेशर है, हायर प्राइसेस को कैप करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए ना ग्लेनमार्क का शेयर ये 630 पहुंचा था, वापस 609 आ गया। ये इंट्राडे प्लेयर के लिए बड़ा मुश्किल है, फार्मर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल है, बड़ा तो मुश्किल है। बेटर स्ट्रेटेजी ये है कि आप इस स्पेस को थोड़े समय के लिए अवॉइड कर दीजिए। और कई बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये मानते हैं कि आईटी से ज्यादा डीपर ट्रबल में इस वक्त फार्मा है, स्पेशली यूएस पे। और अब इंडियन डेवलपमेंट्स जो नहीं वो तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अर्निंग्स की बात हो रही है। अर्निंग का एक इम्पैक्ट हमने अभी सन फार्मा पर देखा। एक आप देखिए शिल्पा मेडिकेयर को, फार्मा स्पेस की छोटी कंपनी है, लेकिन नंबर्स आए हैं और नंबर्स अच्छे नहीं रहे हैं। एटलीस्ट स्टॉक प्राइस तो देखिए कह रहा है, क्योंकि जो मुनाफा आया है वहां पर 23% की ग्रोथ रही है। ये 34 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़ है। कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है वो 38 करोड़ आया है, और टोटल इनकम जो है वहां पर 15% बढ़ी है टोटल इनकम। लेकिन स्टॉक इंट्राडे लोस पर, तो छोटे फार्मा स्टॉक्स भी नहीं चल रहे हैं। लेकिन अर्निंग्स के लिहाज से कल के आने वाले नंबर्स पर बातचीत कर लेते हैं, और संदीप हमारे साथ मौजूद हैं कल के अर्निंग प्रीव्यू लेकर। बताइए संदीप। शुक्रिया दीपाली। देखिए M&M और हिंडाल्को ये 2 बड़ी कंपनी हैं जिनके कल नंबर्स आएंगे, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले M&M की बात कीजिए तो जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें करीब 4.5% के आसपास की बढ़त आएगी, क्योंकि टोटल जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो करीब 2% के आसपास रहेगा। ऑटो वॉल्यूम 4% गिरे हैं, लेकिन जो ट्रैक्टर वॉल्यूम्स है उसमें करीब 16% के आसपास की बढ़त आएगी, जिस वजह से ओवरऑल वॉल्यूम 2% और जो सेल्स है वो करीब 4.5% के आसपास की बढ़त दिखाएगी। लेकिन अगर आपको याद हो तो BS3 इन्वेंट्री का जो इम्पैक्ट था वो इस बार नंबर्स में देखने को मिलेगा। तो एक तो इनके जो कुछ डिस्काउंट्स इन्होंने ऑफर किए उस वजह से जो मार्जिन है उसके ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ कमोडिटी प्राइसेस में बढ़त आई है, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जो BS3 इन्वेंट्रीज की इन्होंने इस बार डिस्काउंट दिए हैं, हो सकता है कि उस वजह से एक करीब 50 करोड़ रुपए के आसपास का एक मुश्त घाटा भी इस कंपनी को देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल जिस तरह से ऑटो की बिक्री बढ़ाने के लिए इन्होंने डिस्काउंट्स ऑफर किए हैं, और ट्रैक्टर्स का जो वॉल्यूम शेयर है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वो कम होता हुआ दिखेगा। उस वजह से जो मार्जिन है 12.5%
4% से घटकर 11.5% के आसपास रहेंगे और यही कारण है कि जो मुनाफा है उसमें भी करीब 4% के आसपास की कमी आएगी और 640 करोड़ रुपये के आसपास के मुनाफे के नंबर ही कंपनी पोस्ट कर सकती है। BSE इन्वेंट्रीज का कितना इंपैक्ट आता है डिस्काउंट्स की वजह से, एक वन टाइम लॉस कितना आता है, उसके ऊपर मुनाफे का फिगर डिपेंड करेगा। जहाँ तक हिंडाल्को के नंबर्स की बात है तो स्टैंडर्ड बेसिस पे नंबर्स काफ़ी अच्छे रहेंगे, 20% के आसपास की टोटल इनकम में बढ़त आएगी। एल्यूमिनियम और कॉपर दो सेगमेंट्स हैं और दोनों में अगर आप देखें जो कीमतें बढ़ी हैं 8 से 10% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, उस वजह से जो रिलेशंस हैं, चाहे आप कॉपर सेगमेंट की बात कीजिए, एल्यूमिनियम की बात कीजिए, जो रिलेशंस है वो इंप्रूव होते हुए देखेंगे, जिस वजह से ओवरऑल जो सेल्स है वो करीब 20% के आसपास बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखिए एक इनका सेगमेंट एल्यूमिना का भी है, तो एल्यूमिनियम के जो प्राइसेस बढ़े हैं उस वजह से एल्यूमिना की जो कॉस्ट है वो जिसे फीड करते हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखे और उसके साथ साथ फ्यूल और पावर कॉस्ट ये भी बढ़ी है, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतें बढ़ी हैं वो भी एक फैक्टर रहेगा, जिस वजह से जो मार्जिन्स हैं वो शायद आपको सेल्स के मुताबिक ना बढ़ते हुए दिखें। हमारा ऐसा अनुमान है कि मार्जिन जो 13.5% के आसपास के थे वो घटकर करीब 13.2% के आसपास के देखने को मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से वॉल्यूम बढ़े और साथ ही साथ रिलेशंस में इंप्रूवमेंट हुआ है, जो मुनाफा है वो करीब 35% बढ़कर 480 करोड़ रुपये के आसपास रहेगा, क्योंकि मुनाफे में इस बार एक अदर इनकम का भी फैक्टर रहेगा जो कि थोड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा। 200 करोड़ के मुकाबले 230 या 240 करोड़ रुपये के आसपास की अदर इनकम ही कंपनी पोस्ट कर सकती है, जिस वजह से मुनाफे में EBITDA या तो फिर सेल्स के मुकाबले ज्यादा बढ़त आएगी। तो ओवरऑल देखा जाए हिंडाल्को अच्छे सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट करते हैं, लेकिन M&M जो BSE इन्वेंट्री का इंपैक्ट था वो इस बार नंबर्स पे देखने को मिलेगा। ठीक है संदीप, अगर हिंडाल्को के नंबर जो आप बता रहे हैं ठीक वैसे ही आ जाएं तो इस नंबर को बढ़िया माना जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि नॉवलिस्ट अगर आप ऑलरेडी देखें तो नंबर्स पोस्ट जो उन्होंने किए थे वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे। तो अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे रहने की बात है और स्टैंडर्ड बेसिस पे जिस तरह से कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों की कीमतों में बढ़त आई है उसका इंपैक्ट अगर पॉजिटिव साइड पे आता है और जिस तरह के नंबर्स की बात हम कर रहे हैं 35% के आसपास की बढ़त आती है, जाहिर सी बात है नंबर काफ़ी अच्छे माने जाएंगे। नंबर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, प्रॉफिट या मार्जिन? देखिए जो मार्जिन है उस पर डेंट कितना आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों की कीमतें बढ़ी है, लेकिन एक एल्यूमिना का भी इनका एक फैक्टर है जो कि एल्यूमिनियम की जो प्राइसेस बढ़ी हैं उसको ये फीड करते हैं, तो वो एक बड़ी कॉस्ट होगी और साथ ही साथ फ्यूल और पावर कॉस्ट ये कितनी बढ़ती है उसके ऊपर पूरा जो मुनाफे का फिगर है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, हिंडाल्को का शेयर आपने देख लिया, एनालिसिस आपने सुन लिया, अब आशीष महेश्वरी अपनी राय देंगे, लेकिन ठीक उससे पहले एक पावर ग्रिड आप और देख लीजिए। थोड़ी देर पहले हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे, हमने PFC और पावर ग्रिड का कंपैरिजन भी आपको बताया था। पावर ग्रिड अभी ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पे 4% है, ये ठीक नतीजों से पहले है, कल इसके नंबर्स हैं लेकिन उससे पहले आज ये शेयर अपना पूरा दमखम दिखाते हुए आपकी दोनों पे रिकमेंडेशन चाहिए आशीष महेश्वरी। एक तो पावर ग्रिड जो अभी ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर आ चुका है और दूसरा हिंडाल्को। हमने संदीप से बहुत ही स्पेसिफिकली पूछा कि मार्जिन और प्रॉफिट में से क्या देखें, उन्होंने कहा मार्जिन देख लीजिए, अगर ये नुकसान नहीं पहुंचाए तो ये नंबर्स ठीक माने जाएंगे। देखिए पावर ग्रिड मेरा मानना है कि ये Q4 जो है उनका ये काफ़ी अच्छा क्वार्टर रहेगा। इस बार जो नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है करीब 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का मुनाफा इस क्वार्टर में आएगा और जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो भी 22-23% की रहेगी। तो 25% की ग्रोथ Q4 में और 22% की रेवेन्यू ग्रोथ 22-23% की, वो काफ़ी हेल्दी है। तो इसी कारण से आप देखिए वो PFC में इतना फॉल आ रहा है पर पावर ग्रिड इतना टिका हुआ है और न्यू हाई की तरफ जा रहा है। तो मेरा मानना है कि इस बार करीब 28 से 30 हज़ार करोड़ का उन्होंने कैपिटलाइजेशन किया जिसका डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिलने वाला है। तो ये बिल्कुल आगे जाके स्टॉक टू वॉच रहेगा और मेरा मानना है कल इनफैक्ट ये स्टॉक 215 का लेवल भी क्रॉस कर सकता है। तो पावर ग्रिड एक अच्छा बाय है। एट द सेम टाइम हिंडाल्को में भी इस क्वार्टर में चूंकि एल्यूमिनियम के प्राइसेस काफ़ी फर्म थे तो अच्छे नतीजे आएंगे। नोवेलिस में जैसा आप एनालिसिस कर रहे थे तो उनके भी नतीजे का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। साउथ कोरियन JV में भी डेवलपमेंट्स हैं। तो आज स्टॉक ने 52 वीक हाई को भी टच किया है। तो मोमेंटम बिल्कुल है जहां पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है ये स्टॉक भी आप 206-208 का लेवल आप शायद कल देखने को मिलेगा। 206-208 तक जा सकता है हिंडाल्को। नोवेलिस के नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आए थे, Q4 में इनफैक्ट रिकॉर्ड ग्रोथ पोस्ट की थी तो उसका एक रिफ्लेक्शन भी दिखेगा अर्निंग्स में। और पावर ग्रिड में अर्निंग्स से ठीक पहले आज एक अच्छा एक्सटेंडेड मूव आया है और अभी 4% की स्ट्रेंथ दिखा रहा है 209 के लेवल्स पर। बाइंग एक्सटेंड हुई है HUL में भी, ये भी फ्रेश हाइस पर ट्रेड कर रहा है 3.25% के गेन के साथ। अब ये 1074 के लेवल्स पर आ चुका है। कुछ ऐसे शेयर्स देख लीजिए कैश सेगमेंट के जहां पर विद वॉल्यूम्स अच्छा स्पर्ट है आज के सेशन में। PC ज्वेलर्स का ऑलरेडी जिक्र किया डिम्पी ने, ये 13.5% ऊपर है। एक स्टॉक आप देखिए अलंकित का, यहाँ भी ह्यूज वॉल्यूम्स है, आमतौर पर वॉल्यूम्स कम होते हैं लेकिन आज काफी वॉल्यूम्स है, स्टॉक 11.5% ऊपर है। MSP स्टील हमने सुबह शेबज़ अलाई में आपको बताया भी था कि मजबूत खुलेगा, आज 10% के साथ ये
₹16.55 पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स, एक टाटा कम्युनिकेशन को देखिए, यहाँ भी अच्छा मूव है विद वॉल्यूम्स अगेन 8% का स्पर्ट 707 के लेवल पर। ये मिस्टर केलकर, टाटा कॉम पर तो आपके व्यू चाहिए ही, इसके अलावा आपके ट्रेड्स कौन से हैं, रिकमेंडेशंस जहां पर हम पोजीशंस कल के हिसाब से बना सकते हैं? टाटा कम्युनिकेशन का अगर हम चार्ट देखते हैं तो एक अच्छा खासा उछाल हमने यहाँ पे देखा है। चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं, अभी फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है करीबन 707 ऑड लेवल पे। चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो इसका लक्ष्य 726 दिखाई दे रहा है, तो अभी भी पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस 699 का लगा है और 726 के लिए टारगेट के लिए हम यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में हम इसको 726 को ये करते हुए नजर आएंगे। मेरा एक ही स्टॉक था जो मैंने पहले ही बोल दिया है, वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इसका लक्ष्य होना चाहिए 1135 का और स्टॉप लॉस 1095। ठीक है, वैसे आज ग्लोबल मार्केट्स देखने का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि आज यूएस मार्केट्स बंद होंगे शाम को, तो आज जो भी बाजार चल रहा है उसी बेसिस पर ही चलेगा। आज शाम को यूएस मार्केट्स नहीं होंगे, यूके का बाजार भी बंद है। इस बीच नवकार आप देखिए, ये शेयर के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखा। अभी नंबर्स आए थे थोड़ी देर पहले इसके, और उसके बाद का ये रिएक्शन है, ये दिन के अब उच्चतम स्तरों पे वापस लौट आया है। एक बार आशीष केलकर आप ही देखिए नवकार के नंबर्स को और नंबर्स के बाद के रिएक्शन को। ये और चलने वाला है क्या अभी शेयर, या इसको BTST करके जा सकते हैं? क्योंकि पोस्ट अर्निंग जब इस तरह के नंबर्स आते हैं ना तो एक कंटिन्यू इफेक्ट रहता है, अगले दिन तक भी चला आता है। फिलहाल अगर देखते हैं तो 214 ऑड लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर है करीबन 217 का। अगर ये स्टॉक 217 को तोड़ पाता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक मैं मानता हूँ 226 तक के लक्ष्य ट्रेस करते हुए नजर आएंगे चार्ट के ऊपर। तो जिन्होंने नई पोजीशन, जिनके पास ये पोजीशन है वो बनाए रखे, ऐसा मैं सलाह देता हूँ। जिनके पास ये स्टॉक नहीं है, नई पोजीशन बनाने की कोशिश ना करें। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो मैं फिलहाल रिकमेंड करूंगा वो होगा 209 रुपए का। ठीक है गौरव, ये M&M फाइनेंशियल पर आपका व्यू क्या है? इसमें काफ़ी मोमेंटम आ चुका है। यहाँ पे 300 के करीब हमने क्लाइंट्स को भी सलाह दी थी कि आप बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी बहुत ही कम समय में काफ़ी मोमेंटम आ चुका है। पोजीशंस अभी इतनी ज़्यादा अग्रेसिव उसमें यहाँ पे नहीं बनते हुए देखी जा रही है। तो मेरे हिसाब से एक बार यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करो तो बेहतर होगा। ठीक है गौरव, 1-2 ट्रेड आप और बताइए जो कि पोजिशनल ट्रेड हो जिसको हम रख सकते हो, सेल के भी होंगे तो चल जाएगा। अगर पोजिशनल ट्रेड चाहिए, मुझे एक NID काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे जंप हुआ है स्टॉक में 490-495 से, अभी लॉन्ग पोजीशंस भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक ट्रेड रख सकते हैं और जो इसमें टारगेट्स होंगे वो 540 करीब के होंगे। तो आप ये 498-500 के स्टॉप लॉस आप ये बाय कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और गोदरेज कंज्यूमर काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन के बाद में एक बाउंस बैक आया है। ये आप 4 या 5% के लिए आप इसमें प्ले कर सकते हैं। इसमें आप 1805 या 1800 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, 1-2 शेयर मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। एक तो ये अदानी पावर के अंदर आप कितना और गिरावट देखते हैं? सिर्फ 8% अभी नीचे है अदानी के। ये अदानी का जो शेयर है ये सबसे ज़्यादा टूटने वाला शेयर बना अभी। मुझे लगता है 25-25 से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मैंने पहले कहा कि अगर 26 से करीब अगर आता है तो मैं कॉन्ट्रा व्यू रखना चाहूँगा, बाय करना चाहूँगा, प्ले करूँगा मैं। अच्छा, अभी हेवल्स पे कहीं आपको बेस नज़र आ रहा है? ये 2.5% नीचे है, 460 पे ट्रेड कर रहा है अभी। जी 450 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, शॉर्ट कवरिंग आई थी और काफ़ी एग्रेसिव मूवमेंट इसमें आया था। तो 450 अगर होल्ड करता तो आप यहाँ पे या उसी स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। और अगर किसी को सेल करना है तो एक 445 के नीचे आप इसको सेल करेंगे, थोड़ा सेफ प्ले होगा। एक है अलंकित शेयर, ये 26 रुपये का। आशीष केलकर आप ये देखिए, ये 11% ऊपर है। क्या ये BTST का प्ले हो सकता है? अलंकित ये 26 रुपये का शेयर है। डेफिनेटली मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं चार्ट के ऊपर तो 26 रुपये 50 पैसा एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह के वॉल्यूम हमने पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में देखे तो मैं मानता हूँ कि ये 26 रुपये 50 पैसे का जो रेजिस्टेंस है वो तोड़ सकता है। क्लोजिंग अगर इसके ऊपर मिलती है तो मैं मानता हूँ कि ये इसका अगला लक्ष्य जो होगा 27 रुपये 50 पैसा 28 रुपये का होना चाहिए। फिलहाल नया पोजीशन बनाने की मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। जिनके पास है वो होल्ड करे। स्टॉप लॉस होना चाहिए 25 रुपये 60 पैसे। इसके अलावा 1-2 शेयर आपको और देखने होंगे। आशीष आप ही देखिए, टाटा कम्युनिकेशन ये करीब 7% ऊपर है। BTST करें क्या इसको? डेफिनेटली टाटा कम्युनिकेशन का अगर हम फिलहाल अभी चार्ट देखते हैं तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है करीबन 705-706 ऑड लेवल पे। डेफिनेटली यहाँ पे BTST के लिए हम खरीद सकते हैं।
चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो लक्ष्य दिखाई दे रहा है करीबन 726 का डेफिनेटली ये लक्ष्य टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, तो 699 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। एक बार फटाफट से सीमेंट स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। अंबुजा सीमेंट और सांगी इंडस्ट्रीज, इन दोनों कंपनियों ने सीमेंट प्राइसेस बढ़ाए हैं 10 रुपये प्रति बोरी। आप देखिए अंबुजा सीमेंट बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं आज के सेशन में। सांगी इंडस्ट्रीज भी 2% नीचे ट्रेड कर रहा है। मार्केट क्लोज होने वाले हैं मिस्टर महेश्वरी, बहुत संक्षेप में अभी आपके सीमेंट में चॉइसेस क्या हैं? इनफैक्ट कोई भी मेरा चॉइस नहीं है सीमेंट सेक्टर में। मेरा मानना है कि इस सेक्टर में कोई ट्रिगर अभी शॉर्ट टर्म में नज़र नहीं आते, और इनफैक्ट मॉनसून टाइमली आ जाने के बाद से ऑफ्टेक में भी जो है वो कमी आएगी। तो ये जो प्राइस हाइक है जस्ट प्री मॉनसून प्राइस हाइक है, इसको स्टॉक प्राइस में मुझे नहीं लगता कोई बड़ा रिफ्लेक्शन आएगा। तो उस सेक्टर को अवॉइड करने की सलाह है। रियल एस्टेट, सीमेंट जैसे सेक्टर दोनों अवॉइडेबल हैं। ठीक है, मैं आपका आशीष केलकर आपके सामने दो बैंक रखता हूं। एक तो मैं आईसीआईसीआई बैंक रखता हूं जो कि प्राइवेट स्पेस से है, और दूसरा एक सरकारी बैंक रखता हूं जहां पे गिरावट देखने को मिल रही है। उसमें है यूनियन बैंक या पंजाब नेशनल बैंक, दोनों को आप काउंट कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ले लीजिए। इन दोनों में से मेरे को एक बाय करना है। किसको करूं? पंजाब नेशनल बैंक को जो आज 4% नीचे मिल रहा है, या फिर आईसीआईसीआई बैंक को जिसने 300 के लेवल को होल्ड किया हुआ है? मैं प्रेफर करूंगा आईसीआईसीआई बैंक को। इसने करीबन 300 ये अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 315 के लेवल पे। डेफिनेटली एक अच्छा खासा बाय ये साबित हो सकता है। मैं यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप डाउन मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 309 रुपए का। तो 309 रुपए का अगर मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ तो पोजिशनल ट्रेड ही रिकमेंड करूंगा। और लक्ष्य जो मैं चार्ट के ऊपर देख रहा हूँ वो है 330 रुपए का। तो अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये स्टॉक होल्ड करें 309 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, इस बीच बाजार बंद होने के कगार पर है, और आज जो हमारी बात थी ना सुबह ही, जो आपको ताज़ा सौदे नहीं लेने जो है उसी को समझाएं, उसी को ही आप एक बार थोड़ा सा संभाल लें, वो ज़्यादा फिट होता हुआ दिख रहा था। आज आपके सामने जो आज के हीरो बनते हुए दिखे उसमें अलंकित है, टाटा कम्युनिकेशन जिसके बारे में बात की, एमएसपी स्टील अच्छा चला आज। इसके अलावा जो शेयर और चलने वाले थे उसमें सीआरएम सिल्क का एक शेयर चला अच्छा खासा। इसके अलावा एमएपी इंफ्रा आज वापस थोड़े से मिड कैप इंफ्रा के अंदर मूव आते हुए दिखे। पीसी ज्वेलर्स आज के तो चमक वाले शेयर तो कह रहे हैं, ये तारा ज्वेल्स, पीसी, टीबीजेड, गीतांजलि, इन सभी ज्वेलरी शेयर्स के अंदर आज जोरदार मोमेंटम को आते हुए दिखा है, क्योंकि एफएमसीजी के अंदर अभी भी स्टीम काफ़ी है। इनके पास एक जीएसटी है, मॉनसून की रिपोर्ट है। इस सारे के सारे शेयर्स कहीं ना कहीं आज मोमेंटम दिखाते हुए दिखे। आईटीसी एचयूएल ने हैवीवेट का वही आज काम किया, बाजार को 9600 के आसपास संभालने में काफ़ी कामकाज किया। आज आप बाजार की क्लोजिंग देखिए, सिर्फ 3 अंकों की बढ़त है। दिन भर का करीब 45 से 50 अंकों का एक स्विंग ट्रेड मिला, लेकिन मार्केट की क्लोजिंग 9600 है। यही बात हमने सुबह ठीक आपके सामने रखी थी कि बाजार के अंदर आज स्विंग मिलेगा, लेकिन आंकड़ों में जब क्लोज होगा तो ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दिखे आपको आंकड़ों के लिहाज से। आज आईटी ने फिर से थोड़ा सा निराश किया, ये टूट गया। सन फार्मा ने तो खैर फार्मा में कोई कसर छोड़ी नहीं, आज वो भी करीब 10% टूटा, लेकिन लास्ट लेग में छोड़ी रिकवरी आई है। ये साइन ऑफ अ बेस बनने के शायद को सिग्नल दे रही है। ये बेस बन गया है, नहीं बना, अभी थोड़ा समय लग सकता है इसको पहचानने, नोटिस करने में, और कौन से शेयर जल्दी से रिएक्शन देंगे इस पे। लेकिन आज की जो क्लोजिंग है उसमें फाइनेंस के शेयर्स ने भी अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया, और इसमें एक इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस भी हमने अंतिम बाजी में डिस्कस किया, जहाँ पे आप BTST भी रख के जा सकते हैं, अगर है तो रख लीजिएगा इसको। वो खाड आज फार्मा के अंदर एक अच्छा प्ले दिखाता हुआ दिखा। डिशमैन, सिप्ला, ये सभी शेयर्स 2 से 2.5% ऊपर हुए हैं। हालांकि इनमें इतनी गिरावट है, इनकी 2.5% की मीनिंग कोई नहीं बनता, लेकिन फिर भी जो भी आज की क्लोजिंग मिली वो बेहतर थी। ADAG शेयर्स ने तो आज बड़ा परेशान किया। रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में तो हमने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि इसमें डेट की प्रॉब्लम चल रही है, और ये कहीं ना कहीं और थोड़ी डीपन हो सकती है, और ये आज भी इंटरडे लो पे ही जाके बंद हुआ। किसी तरह की कोई रिकवरी नहीं, जल्दबाजी कीजिएगा भी मत इन सभी शेयर्स के अंदर। एस्कॉर्ट्स के अच्छे नंबर्स का नतीजा, मारुति 7100 7000 को पार हो गया। बजाज ऑटो 1% ऊपर, और हीरो मोटोकॉर्प भी आज कहीं ना कहीं मॉनसून की खबर को भुनाता हुआ दिख रहा है, और इसके अंदर भी आज अच्छा प्ले हमको आते हुए दिखा। मिस्टर महेश्वरी, क्या रहा है आपकी इस क्लोजिंग पर? देखिए, मेरा मानना है आज जो एडवांस डिक्लाइन है वो 1:2 का रहा है, तो ये शो करता है कि काफ़ी प्रेशर है स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स पर। तो जो एक्शन है काफ़ी सिलेक्टिव स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, और मेरा मानना है जैसे ऑटोमोबाइल या FMCG कंपनियां, यही अगले 2-3 दिन तक इन स्टॉक्स में रैली रहेगी, और मे बी इंडेक्स कहीं नहीं जाएगा, बट आप स्मॉल कैप मिड कैप में शायद थोड़ा सा और क्रैकडाउन होता देखेंगे। तो
बहुत सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। सेलेक्टिव होने की जरूरत भी है क्योंकि आप एडवांस डिक्लाइन भी देखिए, हम शो के दौरान तो एक बार इसको नहीं देख पाए, लेकिन क्लोजिंग में भी बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न इसने ड्रॉ किया है। ये 9600 पे तो है निफ्टी, लेकिन एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखेंगे इस समय एनएससी के डिक्लाइंस वाले शेयर ज़्यादा है। आपका बाजार टूटा नहीं, यही बात अभी आशीष आपको बता रहे थे, आपका बाजार टूटा नहीं, इंडेक्स यही मैनेज हो जाएगा क्योंकि 4-5 बड़े हैवीवेट्स ये मैनेजमेंट का काम करेंगे, लेकिन नीचे आपको देखेंगे शेयर थोड़े कमजोर होते हुए। ये बीएससी का एडवांस डिक्लाइन देखिए, 1000 शेयर ज्यादा हैं डिक्लाइंस के अंदर एडवांसेस के मुकाबले, ये 1800 शेयर टूटे हैं। अब एनएससी के जरा 51 शेयर दिखाइए, ये शेयर जो है पूरी तरह से बाजार को संभाल रहे हैं। अब एडवांस डिक्लाइन यहाँ पे आपके ठीक नजर आएगी। इसलिए आशीष की बात जो क्लोजिंग में वो बोल रहे हैं ना कि आपको स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा नुकसान है, ये टोटल एडवांस डिक्लाइन से दिखा, लेकिन मैनेजमेंट कैसे हो रहा है ये आपको निफ्टी के 51 शेयर्स ने बता दिया। ये मार्केट के अंदर आज एक नोटिसेबल पॉइंट था जो कि ध्यान देने वाला था। गौरव, आपकी आज की क्लोजिंग कमेंट, बाजार आज की क्लोजिंग कैसे करके गया, आपको ठीक लग रही है आज की क्लोजिंग? कि क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है, जो क्रूशियल रेजिस्टेंस थे उसके ऊपर ही बंद हुआ है, और अगर देखिए तो ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आया नहीं है, तो पॉसिबली है कि अगर कल अगर वापस ये लेवल पे सस्टेन होता है 9580 वगैरह, तो एक बार 9650 9660 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। चलिए, शुक्रिया गौरव, मिस्टर केलकर, मिस्टर महेश्वरी, आप तीनों का शामिल होने के लिए अंतिम बाजी में और सभी शेयर्स पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए। तो अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं क्योंकि 9600 के ऊपर पहली बार निफ्टी क्लोज हुआ है और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है।